हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के ऊपर। और इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आचार्य शुक्ल ने हरिऔध का मूल्यांकन कैसे किया है और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में शुक्ल जी का क्या दृष्टिकोण रहा है, कौन कौन से कथन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे हैं। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का दो जगह जिक्र किया हुआ है। पहला उल्लेख वे आधुनिक काल प्रकरण 1 काव्यखंड पुरानी धारा अन्य कवि के अंतर्गत करते हैं, जिसमें कि उन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को 20वें नंबर पर रखा है और उनके बारे में लिखते हैं। यद्यपि उपाध्याय जी इस समय खड़ी बोली के और आधुनिक विषयों के ही कवि प्रसिद्ध हैं, पर प्रारंभ काल में ये भी पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता बहुत सुंदर और सरस करते थे। तो पहला ही पॉइंट आप देख रहे हैं जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के काव्य में जो परिवर्तन आया है। शुरुआती दौर में हरिऔध पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता लिखा करते थे जो कि बहुत सुंदर और सरस थी, लेकिन धीरे धीरे उनके काव्य शैली में बदलाव आता है और वे खड़ी बोली की तरफ मुड़ते हैं और साथ में आधुनिक विषयों को भी अपने कविता की विषय वस्तु बनाते हैं। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान में रखें कि शुरुआत में श्रृंगार पर कविताएं, बाद में खड़ी बोली और आधुनिक विषयों पर आधारित कविताएं लिखना शुरू किए हरिऔध। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, इनके निवास स्थान निजामाबाद में सिख संप्रदाय के महंत बाबा सुमेर सिंह जी हिंदी काव्य के बड़े प्रेमी थे। तो सुमेर सिंह का संबंध किस कवि से है? तो हरिऔध को आप ध्यान में रखिए, जो कि सिख संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ प्रायः कवि समाज एकत्र हुआ करता था, जिसमें उपाध्याय जी भी अपनी पूर्तियां पढ़ा करते थे। जब आप भारतेंदु युग पढ़ेंगे या द्विवेदी युग पढ़ेंगे तो उस समय एक प्रवृत्ति चलती थी समस्या पूर्ति की। ठीक है, एक ऊपर पंक्ति दे दी जाती थी और बाद में उसको नीचे से पूरा किया जाता था। इसी को समस्या पूर्ति कहा जाता है। तो हरिऔध जो है वो समस्या पूर्ति में काफी प्रखर थे। और एक सवाल आपको और ध्यान में रखना है कि कवि समाज का जब भी उल्लेख किया जाएगा तो हरिऔध का नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि कवि समाज वहाँ एकत्र हुआ करता था और वहाँ पर हरिऔध अपनी पूर्तियां पढ़ा करते थे। इनका हरिऔध उपनाम उसी समय का है। अब पूरी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि जो पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय के नाम से जाने जाते थे, हरिऔध कैसे हुए। इस प्रकार हुए कि वे कवि समाज में जाते थे, वहां पूर्तियां परक कविताएं पढ़ते थे और अंत में वही समाज इनको हरिऔध नाम से नवाजा। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, इनकी पुराने ढंग की कविताएं रस कलश में संग्रहित हैं, जिसमें इन्होंने नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयत्न किया है। ये भेद रस सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते। तो एक रचना आपको यहाँ पर देखने को मिली, रस कलश, जिसकी विषय वस्तु है नायिका भेद। हालांकि नायिका भेद भक्ति काल रीतिकाल की प्रमुख विषय वस्तु रही है, अगर कवियों के दृष्टिकोण से देखें तो उसी परंपरा को निभाते हुए हरिऔध ने भी रस कलश में नायिका भेद को कुछ नए ढंग से रखने का प्रयत्न किया, लेकिन शुक्ल जी का मानना है कि ये भेद रस सिद्धांत के प्रतिमानों के आधार पर ठीक नहीं उतरते। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। जो हम बात कर रहे थे कि अपने इतिहास ग्रंथ में शुक्ल जी ने हरिऔध को दो जगहों पर उल्लिखित किया है, तो दूसरा जो जगह है आधुनिक काल प्रकरण 3 के अंतर्गत काव्यखंड नई धारा के द्वितीय उत्थान में
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जिक्र एक बार फिर से होता है और यहाँ पर उनको दूसरे नंबर पर रखा गया है। शुक्ल जी लिखते हैं, भारतेंदु के पीछे और द्वितीय स्थान उत्थान के पहले ही हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध नए विषयों की ओर चल पड़े थे। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मज चुकी थी। तो इस पॉइंट से आप एक चीज समझ सकते हैं कि जब हरिऔध लिखना शुरू किए थे तो उस समय कविता की भाषा खड़ी बोली हो गई थी, लेकिन कवि कुछ जगहों पर उर्दू के छंदों का प्रयोग करते थे और साथ में ठेठ बोली का भी प्रयोग करते थे। और यहां पर शुक्ल जी ने बताया कि इसका कारण है कि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मज चुकी थी, यानी कि उसमें समाहित हो चुकी थी, उसमें ढल चुकी थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब अयोध्या सिंह उपाध्याय शुरू में लिखना शुरू करते हैं खड़ी बोली में, तो वो उर्दू के छंदों का प्रयोग करते हैं और ठेठ बोली को उपयुक्त मानते हैं। आगे है, संवत 1957 के पहले ही वे बहुत सी फुटकल रचनाएं इस उर्दू ढंग पर कर चुके थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संवत 1957 को सन में अगर बदलेंगे तो सन 1900 ईस्वी के आसपास में हरिऔध बहुत सी फुटकल रचनाएं लिख चुके थे और वो उर्दू ढंग की शैली पर ही आधारित थी, उर्दू के छंदों का ही प्रयोग उसमें किया गया था। शुक्ल जी एक घटना का जिक्र करते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा के गृह प्रवेशोत्सव के समय संवत 1957 में उन्होंने जो कविता पढ़ी थी उसके ये चरण मुझे अब तक याद है। यानी यहां आपके दिमाग में आना चाहिए कि हरिऔध और शुक्ल दोनों क्या हैं, समकालीन हैं। यहां उन्होंने पुस्तक में तो लिखा इनके बारे में, लेकिन ये सभी एक दूसरे के समकालीन भी थे और सजीव रूप में एक दूसरे को देखे भी थे। जिक्र किया गया नागरी प्रचारणी सभा का, उस समय गृह प्रवेशोत्सव किया गया था, यानी कि सन 1900 ईस्वी के आसपास में। और जब नागरी प्रचारणी सभा की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और उसके 7 वर्ष बाद गृह प्रवेश उत्सव को मनाया गया। और वहीं पर हरिऔध ने कुछ कविताएं सुनाई थी जिसको कि शुक्ल जी याद करते हैं। वो कविताएं कैसी थी, इस प्रकार हैं, 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। तो आप देख रहे हैं कि बोली तो खड़ी बोली है, ठीक है, लेकिन जो छंद का प्रयोग किया गया है वो उर्दू के छंद हैं और कहीं कहीं पर ठेठ बोली का भी प्रयोग किया गया है। ये जो तीनों लक्षण ऊपर बताए गए हरिऔध के, इन पंक्तियों में आपको दिख रहे हैं। और शुक्ल जी लिखते हैं कि इसके उपरांत तो वे बराबर इसी ढंग की कविता करते रहे, लेकिन उनके जीवन में बदलाव तब आता है जब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से वे मुलाकात करते हैं या फिर उनसे प्रभावित होते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो बहुत सारे कवियों को प्रभावित किए। शुक्ल जी लिखते हैं कि जब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली ने संस्कृत छंदों और संस्कृत की समस्त पदावली का सहारा लिया, तब उपाध्याय जी जो गद्य में अपनी भाषा संबंधी पटुता उसे 2 हदों पर पहुंचाकर दिखा चुके थे, उस शैली की ओर भी बढ़े और संवत 1971 में उन्होंने अपना प्रिय प्रवास नामक बहुत बड़ा काव्य प्रकाशित किया। अब हम संवत सन 1971 को अगर सन में बदलेंगे तो जिस सन को आप याद करके रखे हैं वही सन यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि प्रिय प्रवास जिसको आप याद किए हुए हैं कि सन 1914 में प्रकाशित हुआ था, इसमें कुल 17 सर्ग हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें। लेकिन बदलते हुए पैटर्न में हो सकता है कि पूछा जाए, संवत के आधार पर पूछ लिया जाए, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। नहीं ध्यान में रहे तो यहाँ पर +57 कर लेंगे तो ये संवत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर
शुक्ल जी बताते हैं कि जैसे ही हरिऔध महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होते हैं और उनकी खड़ी बोली, संस्कृत छंद इत्यादि को देखते हैं, तो वो भी प्रिय प्रवास नामक एक बहुत बड़ा काव्य लिखते हैं और बाद में वो प्रकाशित होता है सन 1914 ईस्वी में। अब इस प्रिय प्रवास का मूल्यांकन शुक्ल जी करते हुए लिखते हैं कि नव शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया। उक्त काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन है। आगे भी लिखते हैं कि उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा, मंजू, मजुल, पेशल आदि से बीच बीच में जटित अर्थात चुना हुआ होता है। द्विवेदी जी और उनके अनुयायी कवि वर्ग की रचनाओं से उपाध्याय जी की रचना इस बात में साफ अलग दिखाई पड़ती है। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है कि प्रिय प्रवास लोक संग्रह का भाव है। इसमें श्री कृष्ण को ब्रज के रक्षक के रूप में दिखाया गया है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। सबसे बड़ी भारी विशेषता जो शुक्ल जी बता रहे हैं वो है संस्कृत के वर्ण वृत्तों में ये लिखा गया है। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसके अतिरिक्त संस्कृत पद विन्यास के साथ अनेक उपसर्गों से लदा हुआ ये महाकाव्य है, जिसमें कुछ कुछ शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। और बताते हैं आगे कि उपाध्याय जी कोमल कांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते हैं। हरिऔध की कविताओं की खास विशेषता है कोमल कांत पदावली। मान लीजिए ये जितने भी शब्द यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं, बोल्ड अक्षरों में लिखे गए हैं, इन सभी शब्दों को आपको नोट करना है और परीक्षा में अगर विकल्प में आए तो ये समझ जाइए कि हरिऔध से रिलेटेड बातें कही जा रही हैं। यहाँ पर शुक्ल जी ने लिखा कि कोमल कांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते हैं, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट कोमलकांत पदावली है उपाध्याय जी के लिए। लिखते हैं आगे कि यद्यपि द्विवेदी जी अपने अनुयायियों के सहित जब इस संस्कृत वृत्त के मार्ग पर बहुत दूर तक चल चुके थे, तब उपाध्याय जी उस पर आए, पर वे बिल्कुल अपने ढंग पर चले। किसी प्रकार की रचना को हद पर चाहे उस हद तक जाना अधिकतर लोगों को इष्ट न हो, पहुंचाकर दिखाने की प्रवृत्ति के अनुसार उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है, पर सर्वत्र बात नहीं है। यहां पर देखिए खास चीज की तरफ संकेत कर रहे हैं कि जिस प्रवृत्ति को यहाँ पर हरिऔध अपनाते हैं, अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधते हैं कि हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ता है, पर यह बात सर्वत्र नहीं दिखाई पड़ती है, ऐसा भी मानते हैं। लेकिन इस कथन को आप ध्यान में रखिए कि यह किसके संदर्भ में शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे भी लिखते हैं कि अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है, यानी कि प्रिय प्रवास के बारे में वो कह रहे हैं कि ये भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चली चलती है। आगे फिर लिखते हैं कि जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य का अच्छे प्रबंध के लिए भी अपर्याप्त है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जिस रचना को हम खड़ी बोली का पहला महाकाव्य मानते हैं, शुक्ल जी का मानना है यहाँ पर
कि जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, अगर नाम को हम ध्यान में रखें तो प्रिय प्रवास, प्रवास का अर्थ अभी कोरोना काल में बहुत प्रासंगिक हो गया था कि जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहता है तो उसे प्रवासी कहा जाता है। ठीक है, तो इस पूरे महाकाव्य में यही बताया गया है कि कोई प्रिय व्यक्ति है जो कि उस जगह को छोड़कर कहीं और चला गया है। ठीक है, और पूरे 17 सर्गों में यही बातें कही गई हैं कृष्ण और राधा के माध्यम से। तो शुक्ल जी का कहना है कि इसके नाम से प्रकट है, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते हैं, किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका जहां तक विस्तार हो सकता है किया गया है। परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन है वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनने के समान है। इसी से शायद करील का नाम छूट गया। इस पंक्ति को भी आपको ध्यान में रखना है, इस कथन को, कि शुक्ल जी लिखते हैं कि परंपरा पालन के लिए दृश्य वर्णन जो हरिऔध ने किया है वह किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनने के समान है। और इसमें बताते हैं कि ये करील का नाम छूट गया है और दो उदाहरण यहां पर दे रहे हैं। लिखते हैं कि दो प्रकार के नमूने उद्धृत करके हम आगे बढ़ते हैं। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबानना तनवांगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुतली शोभा वारिधि की अमूल्य मणिसी लावण्य लीलामयी। अच्छा, पंक्तियों को आप देखिए, जिस संस्कृत वृत्त की बात की जा रही है और संस्कृत निष्ठ शब्दावली की बात की जा रही है, पूरा आप यहाँ परिचित हो रहे होंगे शब्दों को देखने के साथ ही, और आगे कुछ चीजें और कंप्लीट हो जाएंगी। श्री राधा मृदुभाषिणी मृगदृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी, इस क्रिया का उन्होंने उल्लेख किया है ऊपर में। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोषा फिर गत हुई दूसरा वार आया, यूं ही बीती विपुल घटिका और कई बार बीते, आया कोई न मधुपुर से और न गोपाल आए। तो पूरी पंक्तियां जो कि प्रिय प्रवास से ली गई। ठीक है, और इसमें राधा और कृष्ण की बात की गई है और अंत में बताया गया कि गोपाल न गोपाल आए, गोपाल की वापसी नहीं हुई, कृष्ण की वापसी नहीं हुई। तो प्रिय प्रवास की भाषा शैली को आप देख रहे हैं और इसके बारे में ऊपर पूरा शुक्ल जी ने बताया है, उसको आप समझ भी गए होंगे। आगे वे लिखते हैं कि इस काव्य के उपरांत उपाध्याय जी का ध्यान फिर बोलचाल की ओर गया। जहां वो पहले संस्कृत वर्ण वृत्तों को ध्यान में रख रहे थे, अब वो फिर से ठेठ बोलचाल की भाषा की तरफ मुड़ गए और इन्होंने एक और प्रयोग किया जिसको कि हम देखेंगे। इस बार उनका मुहावरों पर अधिक जोर रहा। बोलचाल की भाषा में अनेक फुटकल विषयों पर उन्होंने कविताएं रची, जिनकी प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई मुहावरा अवश्य खपाया गया। ऐसी कविताओं का संग्रह चोखे चौपदे का एक पद्य दिया जाता है। तो आपने देखा कि ऊपर शुरुआत में हमने रस कलश पर बातचीत की जो कि नायिका भेद पर आधारित था, और इसको शुक्ल जी ने कहा कि रस सिद्धांत के आधार पर एक खरा नहीं उतरता है। दूसरी रचना जिसका नाम था प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली में तो है लेकिन संस्कृत वर्ण वृत्तों पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी रचना का उन्होंने जिक्र किया चोखे चौपदे, ये ऐसी रचना है जिसमें कि मुहावरों का ज्यादातर प्रयोग किया गया है। तो बातों ही बातों में हमने हरिऔध की 3 महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात कर ली। तो इनकी विषय वस्तु को जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। चोखे चौपदे का जो पद्य दिया गया है उसको हम देखते हैं। इस प्रकार है, क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। तो देख रहे हैं आप
कि प्री प्रवास से थोड़ा सा अलग यहाँ पर चोखे चौपदे के पद आपको दिख रहे हैं, बोलचाल के पद दिख रहे हैं, मुहावरे का भी प्रयोग दिख रहा है। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि भाषा के दोनों नमूने ऊपर दिए गए और इसी को हरिऔध की विशेषता भी बताते हैं। लिखते हैं, यही द्विकलात्मक कला उपाध्याय जी की बड़ी विशेषता है। इससे शब्द भंडार पर इनका विस्तृत अधिकार प्रकट होता है। द्विकलात्मकता मतलब कि एक तरफ वो संस्कृत में भी चीजों को लिख रहे हैं, दूसरी तरफ बोलचाल या फिर ठेठ बोलचाल की भाषा को भी लिख ले रहे हैं। तो यही क्या है? द्विकलात्मकता है। तो इसे शब्द भंडार अधिक विस्तृत अधिकार प्रकट होता है। एक और रचना की बात शुक्ल जी करते हैं कि इनका एक और बड़ा काव्य है वैदेही वनवास। एक तो वैदेही का मतलब आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा सीता। यहां पर प्री प्रवास में कृष्ण का प्रवास है, जबकि वैदेही वनवास में आप देख रहे हैं कि सीता का वनवास है। राम के वनवास के ऊपर तो कई रचनाएं आई, लेकिन सीता को क्या क्या दिक्कतें हुई, इसको लेकर हरिऔध एक पुरुष होते हुए स्त्री के मन को जानना चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से प्री प्रवास में भी राधा के मन का भी इन्होंने विश्लेषण किया है। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि इनका एक और बड़ा काव्य जिसे ये बहुत दिनों से लिखते चले आ रहे थे अब छप रहा है। और ये बात तब की है जब शुक्ल जी खुद इतिहास ग्रंथ को लिख रहे थे और वर्तमान में ही इस वाक्य का उन्होंने प्रयोग भी किया है। तो इस तरीके से इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमारा प्रयास था कि यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए वे सभी प्रमुख लेखक या कवि जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में मूल्यांकित किए गए हैं उन पर बातचीत किया जाए, जिससे कि किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो हमारे विद्यार्थी जितने भी जुड़े हुए हैं और लगातार मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो आज आप लोगों ने हरिऔध को देखा, हरिऔध के बारे में शुक्ल जी का क्या विचार रहा है, कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन रहे हैं, उनकी रचनाओं की विषय वस्तुओं से हम परिचित हुए और ढेर सारे तथ्यों से परिचित हुए। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।